अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी मैं प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। अभी अभी आपने सबने यकीनन खबर सुन ली होगी कि आर्मी एक्ट और दहशतगर्दी के जो मुकदमात 102 लोगों के खिलाफ 9 और 10 मई के फौजी अदालतों में थे, उन्हें जस्टिस फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया और इत्तफाक की राय से 5 जजों ने फैसला दिया। एक आर्टिकल पर जो आर्मी एक्ट के हवाले से उस पर जस्टिस फाइज ईसा ने अपना फैसला महफूज रखा, अपनी राय महफूज रखी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को पहला झटका जनाब जस्टिस फाइज ईसा और उनकी अदालत ने दिया है। और साथ में इलेक्शन कमीशन को 2 नवंबर के नोटिस जारी कर दिए गए 90 डेज में इलेक्शन के हवाले से। और जस्टिस अथर मनल्ला ने कहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी, सदर को बुलाए या इलेक्शन कमीशन को। तो जिस पर फाइज ईसा ने कहा कि सदर को तो हम बुला नहीं सकते, मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुसीबत में आ सकते हैं और बड़ी मुसीबत में आ सकती हैं। आप लोगों को याद होगा कि इन प्रोग्रामों में बहुत पहले कहा गया था कि ज़ीरो टॉलरेंस है मोहतरम की, और जो लोग अभी खुशी के शादियाने बजा रहे हैं वो वही उनकी सूरत हाल होगी जो पीटीआई की और पीटीआई के वर्कर्स की फाइज ईसा के हवाले से रही है। अब वो खुशी की तालियां बजाया करेंगे। नून लीग 90s की नून लीग बन जाएगी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, और जिसे वो मानते तो नहीं या मानते तो कोई भी नहीं है, मगर हमला हुआ था जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर, और वही सब कुछ हुआ था जो बयान किया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और जो सबसे दिलचस्प डायलॉग था वो ये था कि क्या अगर आज इंतखाबात का 90 दिन के हवाले से हुक्म कोई जारी हो तो क्या 3 नवंबर को इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि 90 डेज 3 नवंबर को पूरे होते हैं जिस दिन से असम्बली गई। तो पटिशनर के दरख्वास्त गुजार जो वकील हैं आबिद जुबैरी, सुप्रीम कोर्ट के सदर भी रहे हैं मेरे ख्याल में, अब इस वक्त तो नहीं है वो, तो उन्होंने कहा नहीं अब 3 नवंबर को तो नहीं हो सकते, मतलब मेक श्योर किया जाएगा कि जनवरी में इलेक्शन भी हो और आइन के मुर्तकिब जो है उनको सजाएं भी मिले। तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। अब इसमें क्या क्या होगा ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं कानूनदान नहीं हूँ, मगर लड़ाई का आगाज आज हो गया है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं, जिसमें राहदारी बेल दी, हिफाजती जमानत दी और जलसे की इजाज़त दी, और स्टेट में प्रोटोकॉल दिया पूरा का पूरा, जिस पर बहुत तनकीद हो रही है, हर तरफ से तनकीद हो रही है। और बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ है मुस्लिम लीग नून का। हालांकि ये लोग खामोशी से भी आ सकते थे और बहुत बड़े जलसे की ज़रूरत नहीं थी, पहले अदालत में भी पेश हो सकते थे, वक़ार और इज़्ज़त के साथ भी काम हो सकते थे। प्राइम मिनिस्टर तो वही होंगे अगर इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते और उनके मुकदमात का फौरी फैसला होता तो नहीं नज़र आता, और नाअहली भी उनकी पक्की नज़र दिखाई जा रही है। मगर आज की जो नई सुप्रीम कोर्ट सामने आई है, जो उसका बिहेवियर है, उसको हम देखकर अब कुछ भी नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने जा रहा है यहाँ और क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी। इस मौके पर मैं कानूनदान नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू तो नहीं कर सकूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा अलार्मिंग डे था आज का, और ख़ासकर इलेक्शन के हवाले से। तो सूरत हाल कहाँ जाकर खड़ी होगी ये तो आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। मगर ये आर्मी एक्ट पर जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पीटीआई यकीनन बहुत खुश होगी। 102 लोग, अब दहशतगर्दी की अदालतों में ये मुकदमात चलेंगे, वहाँ से क्या फैसले आते हैं वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, मगर आर्मी की सज़ाओं से बच गए। देखिए, मैं जैसे कि आपको बताया था कि मैं इस वक्त कराची में हूँ, और कराची जो कभी मेरी बहुत अर्ली डेज की बात बता रहा हूँ, जो सारा दिन बादल रहा करते थे और
अक्टूबर नवंबर में तो सितंबर में इवन बहुत ठंडी हवाएं चलती थी, शदीद तरीन गर्मी का शिकार है। इन्वायरमेंटल जो चेंजिंग है उसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। फिर आबादी का जो जंगल है वो जिस तेज़ी से खुदरा जंगल जिसे कहते हैं ना, झाड़ियों की तरह उग रहा है, हर तरफ इंसान ही इंसान है, इतने इंसान है और ऐसा लगता है पूरा पाकिस्तान यहाँ आकर जमा हो गया है। उसकी वजह देखें, इक़्तिसादी हब तो जो पोर्ट सिटी होते हैं वो तो पहले ही होते हैं, मगर यहाँ तो शहर 4-5 ही हैं पूरे मुल्क में, बाकी तो सब दही इलाके हैं। दही भी ऐसे इलाके कि जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी अशिया का कोई तसव्वुर ही नहीं है, आम आदमी की रोज़गार का कोई ज़रिया ही नहीं है। एक ज़मीन है, किसान है, काश्तकारी है, वो भी कम हो रही है, सूखा हो रहा है पानी। मुझे सूखे पे याद आया डैम के हवाले से कि जो रेलवे के टिकट है उसमें भी 10 रुपये डैम फंड लिया जाता है। कब से ले रहा है मुझे ये तो नहीं पता, मगर पता ही चला है कि अरबों रुपये ले चुके हैं। काश कोई अदालत जाए और ये पूछे कि हुजूर ये 10 रुपये जो हमसे लिए जाते हैं ये कितने सालों से इसमें कितना फंड जमा हुआ है और वो कहाँ है, मौजूद भी है कि नहीं है। तो यहाँ किसी को कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। हुकूमत जैसे चाहे खामोशी से टैक्स लगा देती है, फंड के नाम पे लगा दे, किसी और के जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। अब रेडियो के नाम पे भी सुना पैसे लिए जाते हैं, जो यकीनन लिए जाते हैं। आप देखें ना देखें, ज़ोर ज़बरदस्ती है ये। इसे भी कभी कोई चैलेंज मुझे नहीं पता कभी किसी ने किया नहीं किया। दूसरी तरफ आम आदमी की जो सिचुएशन है वो तेज़ी से ख़राब हो रही है। पेट्रोल की कीमत गिरने के बावजूद कोई ट्रांसपोर्ट में कोई कमी नहीं आई। आप यकीन करें कि सिचुएशन को मैं जब देखता हूँ तो हैरानी होती है कि आप रिक्शे को आवाज़ दें, एक तो वो कीमत इतनी बताता है कि एक छोटे से रास्ते के लिए 5-6 किलोमीटर के लिए 500 रुपये तो कोई मसला ही नहीं है, और आप 400 कह दें वो मुँह बिगाड़ कर चला जाता है। अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि अगर आपने डिफेंस जाना है तो आपको कम से कम 3000 से 2600-2700 रुपये चाहिए आने जाने के लिए। अगर आपने अच्छा टैक्सी का कुछ शहर में कोई वजूद नहीं है, वो उबर और करीम जो है वो बताते हैं दोस्त के, वो भी रक्शे जैसे ही हैं, उनके पास जो गाड़ियाँ हैं वही पर 1970 की 1980 की गाड़ियाँ वगैरह, और इतना ज़्यादा कोई जल्दी वो आते भी नहीं है। इसलिए लोग 90% बाहर निकल जाते हैं, रक्शा ही कर लेते हैं। मगर जैसे बड़े शहरों में, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में जो टैक्सी का एक तस्वुर है वो इस शहर में नहीं है, वो लाहौर में भी नहीं है, वो मैंने इस्लामाबाद में भी नहीं देखा, वो मैंने पिंडी में भी नहीं देखा। छोटे शहरों में तो खैर टैक्सी का कोई तस्वुर ही नहीं है, रक्शे ही नजर आते हैं, और रक्शे भी कोई 50-50, 60-60 साल पुराने, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। अब मैं आऊँगा थोड़ा सा नवाज शरीफ की वापसी के साथ उनकी तकरीर के हवाले से। मैंने कल भी जिक्र किया था, 2 अहम बातें कल बताई थी, 2 आज और बता देता हूँ मैं उनकी। कि देखिए, एक तो जो रिकन्सिलिएशन के हवाले से उनका स्टांस है उस पर कोई बिलीव नहीं करता। जो नवाज शरीफ को समझते हैं, जो जर्नलिस्टिक हल्के हैं और जो पॉलिटिकल यहाँ पर सर्कल्स हैं, वो कहते हैं कि उनकी फितरत में है कि वो माफ़ नहीं करते, शहबाज शरीफ की तरह नारे नहीं लगाते, वो खामोशी से अपना काम करते हैं। इमरान खान पे 200 मुकदमे ऑलरेडी मौजूद हैं, और नवाज शरीफ ये नहीं चाहते कि इमरान खान जो है इलेक्शन में हिस्सा ले या उनकी पार्टी हिस्सा ले। अब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कितना कोऑपरेट करती है, उनकी इज्जत को या उनके इस मुतालबे को या उनके इस थाट को कितनी स्पेस मिलती है और कितना शर्फ कबूलियत बख्शा जाता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर इसमें एक बात जहन में रखें कि जो नवाज शरीफ के करीब के लोग भी हैं, वो भी जब गुफ्तगू की जाए तो ये मानते हैं कि नारों बातों से ये मामलात हल नहीं होंगे। वही सागदार है उनके पास और वही बड़े बड़े मंसूबे का लगाने हैं जो इस मुल्क में इस वक्त उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला एनर्जी का है, सोलर का है,
और 2030 तक जो मुआहदे हैं वो उसकी इजाज़त नहीं देते, उसे आम किया जाए। फिर उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड शुरू हो चुका है। यहाँ कराची में भी अफगानी जो है ना पूरा एक बाज़ार सोलर का चलाते हैं, जहाँ अरबों खरबों का कारोबार होता है। और 30 to 40% लोग दावा करते हैं कि वहाँ जो प्लेट्स हैं सोलर की वो बताई कुछ जाती हैं, बेची कुछ जा रही हैं, क्योंकि हुकूमत को कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरे नवाज शरीफ जो ये कहते हैं ना कि मिल के काम करेंगे, तो मिल के कैसे काम करेंगे? मतलब एक कौमी हुकूमत तो वो खुद बनाएंगे या अपोजिशन को कोई कैसे स्पेस देंगे? मिलके से मतलब क्या है, ये अभी तक कोई बात वाज़े सामने नहीं आ सकती। जर्नलिस्टिक हल्के, कुछ पॉलिटिकल हल्के एक ये भी तनकीद कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने जो मुस्लिम लीग का स्टांस है कि जी इलेक्शन अगर देर से भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नवाज शरीफ के आने के बाद डेट के ऐलान की तवक्को थी, वो भी फौरी तौर पर वो तो खैर अदालत से अब सामने आएगा। मगर ये कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया। तो मैं इस नज़रिए से इत्तफाक करता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, उन्हें क्या ज़रूरत है करने की, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर डील किए जा रहे हैं और वो अपने प्रोग्राम जिस तरह बयान कर रहे हैं और जो प्रोटोकॉल मिला है, तो ये तो इलेक्शन से मुमकिन है वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्हें मालूम है कि इलेक्शन होंगे, तो उसका वो क्या जिक्र करते हैं? और वो जिक्र करके किसी बड़ी तनकीद की शिकायत नजर ही हो जाते कि वो ये तो नहीं कह सकते कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं। ये तो उनकी पार्टी ने रुकवाया ना, क्योंकि ये जो रजीम है निगरान हुकूमत वो उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के अंडरस्टैंडिंग से आए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इस वक्त उनके साथ ऐसा ही है जैसे 2018 तक इमरान खान के साथ थी कि ये एक म्यूजिक चेयर है कि जी इस 5 साल में इसको चाहिए और इस 5 साल में इसको नंबर देना है, वो लोग फैसला करते हैं। अच्छा, फिर जो ये कहा जा रहा है उनके हवाले से कि जी उन्होंने ये जिक्र की तो ज़रूर किया, मगर उसे एक्सप्लेन नहीं किया कि नवाज शरीफ को किसने निकाला, नवाज शरीफ को कौन है जो आवाम से दूर रखना चाहता है। इसे तनकीद की नज़र से देखा जाए तो ये तनकीद भी मैं समझता हूँ अंडरस्टैंडिंग से की गई है कि ऐलान कर चुकी है फौज बज़ाहिर कि जनाब हम सियासत में मुदाखलत करते रहे मगर अब नहीं करेंगे। तो जाने वालों के बारे में गुफ्तगू की गई है और नए लोगों को प्रोटेक्ट किया गया है, या उनको भी एक तंबीह दी गई है कि अब दोबारा ये काम ना हो। मगर सबको पता है कि वो एज अपना काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। और ये जो नया हाइब्रिड सिस्टम है, तो अब तो हाइब्रिड कहना भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट इस वक्त तो वही हुकूमत कर रहे हैं, उन्हीं का नाम ज़्यादातर आ रहा है। और यहाँ तक भी लोगों ने दावा कर दिया है, जैसे मैंने 2 प्रोग्राम पहले बताया था कि हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए मोहतरम जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब। उसमें नवाज शरीफ क्या करेंगे? हो सकता है कि इनको यहाँ तक लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि ट्रैप करके बुलाया गया हो कि हुजूर आ जाइए, बाद में कहानियाँ पलट सकती हैं। चीफ जस्टिस की अदालत जो है वो बिल्कुल जो उसका मूव नज़र आता है कॉन्स्टिट्यूशनली, उसमें नवाज शरीफ कहीं फंस सकते हैं और ये इलेक्शन में नए लिम्बो में जा सकते हैं। उसमें तो देखें, मैं ये तो नहीं मानता कि जी कि नवाज शरीफ को मुकम्मल फारिग कर देंगे और इलेक्शन लॉन्ग उसमें जाकर डिले हो सकते हैं। जो आज अदालत का बिहेवियर था उससे ये लगता है कि अब इलेक्शन रुकना बहुत मुश्किल बात है, अनलेस ये कि आप अदालत को ही फारिग करते। सब इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है ना, इससे तो कोई ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट अगर एन आईनी फैसले देना शुरू कर दे और जिससे उन पर ज़र पड़ती हो जो इस मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, और उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। अभी यहाँ जमहूरियत बल्कि फरजाइल से भी मैं तो कहूँगा फरजाइल है। तो देखिए, आने वाले दिन बड़े अजीब हैं, कोई इस वक्त प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मगर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अदालत इलेक्शन के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा हार्श
रवैया रखेगी तो ज़्यादा नुकसान होगा। बेहतर यह है कि जो टाइम गुजर गया उस पर मट्टी डाली जाए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो पीछे मट्टी डालना पड़ती है, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं होता। और नई इलेक्शन की डेट देके आप कह देंगे जी 90 डेज में, उन्होंने पूछा अदालत ने कि जी मरदमशुमारी कम मुकम्मल हुई, हल्का बद्दियाँ कम मुकम्मल हुई, उसके बाद 90 डेज का फैसला आ सकता है कि जी अब इतने दिनों में आप 90 जो जनवरी का एंड ही बनता है तो उसमें इलेक्शन करा दीजिए, सर्विस कर दें इलेक्शन कमिश्नर को और बात खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। मगर इससे हटके भी अगर कोई फैसला आया तो बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी, नया क्राइसिस शुरू हो जाएगा। मार्केट बजाय स्टेबिलिटी की तरफ नज़र आती है, डॉलर फिलहाल तो ऊपर नीचे ही हो रहा है, 278 के राउंड में। आज हाँ दिलचस्प बात ये हुई कि जी स्टॉक एक्सचेंज 2017 मई के बाद बिना फर्स्ट टाइम 51,000 का जो स्केल उसका वो क्रॉस कर गई, और उसे टेलीविज़न मीडिया इस तरह से पेश कर रहा था कि 2017 के बाद, मतलब नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के बाद ये पहला मौका है, और ये नवाज शरीफ को क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है, जो एक आमियाना सी बात है। मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा कि मेरा कुछ जाती तो किसी से कोई परखाश है नहीं, मगर ये एक एंगलिंग है जो आम आदमी नहीं समझता, मगर जिन्होंने समझना है उन सब समझ गए कि जी दिखाने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कहा जा रहा था कि सागदार आएंगे तो डॉलर नीचे हो जाएगा, तो अब ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ आ गए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रही है, और बाकी इंडिकेटर्स भी जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ है। ये तो आने वाले दिनों में फैसला हो सकता है कि जी इकॉनमी कहाँ जा रही है, मगर फिलहाल महंगाई वैसी की वैसी है। मेरा स्टॉन्स ये है, मेरा जो मेरी जिद है या मेरा इस्तदलाल है वो ये है कि इस मुल्क के इदारे टूटे हुए हैं, रियासत के तमाम इदारे सकरात के आलम में। जब तक उनकी दुरुस्तगी के लिए कोई कहना चाहिए मैप नहीं आएगा, उसे कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो जो लोग भी ये कहते हैं कि वो इकानमी दुरुस्त कर देंगे वो गलत कहते हैं। आप पाक भारत ताल्लुकात दुरुस्त कर दीजिए, कश्मीर इशू को सख्त खाने में डाल दीजिए, आप अपोजिशन को भी राजी कर लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ बिठा लीजिए। जब तक आप इदारों की दुरुस्तगी पर तवज्जो नहीं देंगे, वहाँ चेक एंड बैलेंस मेरिट लेकर नहीं आएंगे, इंसाफ की और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई तब्दीली आ सकती है। और इस हवाले से ना मुझे कोई उम्मीद है और ना आम आदमी को कोई उम्मीद है। आज के लिए इतना होता है, इंशाल्लाह कल हम किसी और मौजूद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।